नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश की धरा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की आधारशिला है। यहाँ न केवल धार्मिक आस्था है बल्कि एक जीवन शैली है। मध्य प्रदेश की धरती जितनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों से समृद्ध है, उतनी ही धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत से भरपूर है। यहाँ मंदिरों की गुंबदों से लेकर नदियों के घाटों तक धर्म और आस्था हर ओर नजर आती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का लगातार फोकस रहता है। योजनाओं पर काम भी हो रहा है। बात भगवान श्री राम के रामपथ वनगमन की हो या फिर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की, सरकार सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक और आध्यात्मिक के केंद्रों को नया स्वरूप देने में लगी हुई है। उज्जैन के श्री महाकाल महालोक ओमकारेश्वर का एकात्म धाम, इसके साथ ही श्री राम वनगमन पथ श्री कृष्ण पाथे को आध्यात्मिक वैभव और नया स्वरूप देने का काम किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ओरछा में श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का शिलान्यास और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा, जहां श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का भूमि पूजन 332 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी, जिससे ओरछा के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वैभव को नया स्वरूप मिलेगा। तो लगातार सरकार का फोकस है कि जो धार्मिक स्थल है उनको विकसित किया जाए। चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक की बात कर ले, ओमकारेश्वर की बात करें तो एकात्म धाम, चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार तीर्थ स्थलों को विकसित करने का काम सरकार कर रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको भी विकसित करने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। सलकनपुर के देवीलोक को भी अगर देखें तो वहां पर भी सरकार का फोकस है। ओरछा में श्री राम राजा लोक का भव्य निर्माण मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने के लिए पहुंचेंगे। द्वितीय चरण का भूमि पूजन किया जाएगा तो ओरछा के राम राजा सरकार मंदिर और महलों को नया स्वरूप मिलेगा। ये फोकस है सरकार का। द्वितीय चरण का भूमि पूजन 332 करोड़ से संवरेगा श्री राम राजा लोक। तो ऐतिहासिक महल और मंदिरों की चित्रकारी और नक्काशी संवारी जाएगी। महलों और मंदिरों को अपने वैभव और कला के साथ एक नया स्वरूप देने की कोशिश है। महलों और मंदिरों में की गई चित्रकारी और नक्काशी को नए सिरे से संवारा जाएगा। तो लगातार जो धार्मिक स्थल है उनको विकसित करने का काम मोहन सरकार कर रही है। न सिर्फ ओमकारेश्वर, उज्जैन धार्मिक नगरी महाकाल लोक की ही अगर हम बात कर ले तो महाकाल लोक की ही तर्ज पर अब फोकस है सरकार का कि राम राजा लोक भी उसी तरीके से बने और ओरछा को एक नई पहचान मिले। इसके साथ ही यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम सरकार लगातार कर रही है। तो धार्मिक स्थलों को नया स्वरूप मिले, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, ये फोकस है मोहन सरकार का। लेकिन आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे। कितना फायदा होगा राम राजा लोक बनने से और जो कोशिश है सरकार की, जो मंशा है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ स्वास्तिक पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है महाराज जी। इसके साथ ही हमारे साथ जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी जुड़ गए हैं। शैलेश आनंद गिरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले सुनवाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। राजा राम के ओरछा धाम पे जा रहा हूँ। पर्यटन विकास निगम और अन्य अन्य विभागों ने मिलकर के हमारा भगवान श्री राम का राजा स्वरूप वाला ये जो देवस्थान है, ये वाकई अद्भुत है। दीपावली के पूर्व हम राजा राम लोक की लोकार्पण के अवसर पर धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था के इस प्रतीक को और चार चांद लगाने के योजना पे काम कर रहे हैं। चित्रकूट, ओरछा, ऐसे कई पवित्र धाम है भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए। ऐसे प्रत्येक स्थान पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे अपने 13 देवस्थान जहाँ विविध प्रकार के धार्मिक हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन सबको जोड़कर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। राजा राम के ओरछा
और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रमेश सर जुड़े हुए हैं। सर, पहला सवाल आपसे ही रहेगा। ओरछा की अगर बात करें, धार्मिक नगरी बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है और यहाँ पर राम राजा लोक बनाने का काम सरकार कर रही है। आज द्वितीय चरण का भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मंशा यही है मोहन सरकार की कि जो धार्मिक स्थल है वो विकसित हो, उन्हें नया स्वरूप मिले और इसके जरिए धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि राम राजा लोक बनने से ओरछा को एक नई पहचान मिलेगी? साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो सरकार कोशिश कर रही है कि धार्मिक स्थलों के विकसित होने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, ये मंशा कितनी साकार होती हुई नजर आएगी? देखिए, यहाँ पर दो बात होती है। एक तो ओरछा और उसका विकास और उसको एक नया रूप देना और उसको एक प्रकार से ओरछा लोक या राम लोक जो भी नाम सरकार देगी वो देना, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है। उसका एक कारण है, अगर ओरछा को आप देखेंगे तो पिछले 1000 वर्षों से ओरछा के लोगों ने स्वत्व के लिए सदैव संघर्ष किया है और ओरछा और उसके आसपास बुंदेलखंड के लोगों ने कई 2-4 बार समझौते तो किए हैं लेकिन सरेंडर कभी नहीं किया। तो वो जो दमन उन्होंने झेला है, उस दमन के साथ कहीं ना कहीं वो धरती बहुत गौरवान्वित धरती है, वीरों की वो धरती रही है। इसके अलावा जब अयोध्या पर हमला हुआ तो अयोध्या के पुजारी जी, मैं इस समय भूल रहा हूँ, वो रामलला की प्रतिमा को लेकर के वहां से चले और उन्होंने फिर ओरछा में आकर के स्थापित किया। ओरछा का एक दूसरा महत्व भी है। ओरछा का एक तीसरा महत्व भी है। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे और जितने क्रांतिकारी थे, इनको शरण स्थली अगर मिली है तो वो ओरछा में ही मिली है। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना अज्ञातवास का बड़ा समय ओरछा में निकाला है और उनकी गुफा है, वो भी एक साधु के रूप में रहते थे और भगवान जी की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के चरणों की कृपा से, पिताजी के तप से मैं वो गुफा भी देख करके आया हूँ। तो कुल मिलाकर के ओरछा बहुत ऐतिहासिक। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो संसार के जो प्राचीनतम धरती है, जब यूरोप का जन्म भी नहीं हुआ था, यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट की टकराहट के बाद जो जन्म हुआ, उससे पहले ये अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच की जो धरती जिसमें ओरछा है, जहां मानव सभ्यता का विकास आरंभ हो गया था, तो वहां अगर ये विकास हो रहा है तो ये बहुत सुंदर बात है और बहुत देर से सरकार इसमें काम शुरू हुआ है और ये काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था। तो मैं सबसे पहले तो सरकार की इस बात को प्रशंसा करूंगा और निश्चित रूप से उनका आभार मानूंगा कि उस स्थान का वो विकास कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस योजना में उन्होंने वहां के जो महल है उन महलों के विकास का भी काम किया है। लेकिन मुझे बस केवल और केवल मैं चाहूंगा कि एक शब्द सुधार लिया जाए, धार्मिक पर्यटन ना कहा जाए उसको। पर्यटन में और तीर्थाटन में अंतर होता है। पर्यटन अगर शब्द देखेंगे आप तो संस्कृत की एक परिधातु होती है, उससे पर्यटन शब्द बनता है और अटन उसमें लगता है। तो कुल मिला करके प्रत्यय के रूप में अटन लगता है और वो धातु उपसर्ग के रूप में लगती है, तब शब्द पर्यटन बनता है। तो इस परि शब्द से ही परिलोक बनता है और इससे परियां बनती हैं। तो एक प्रकार से ये काम मनोरंजन का काम होता है। तीर्थाटन को आप देखेंगे तो वो त्रिधातु से बनता है, उसमें भी अटन शब्द लगता है। तो यानी पार जाना, पार यानी जन्म से पार जाना। तो कहीं ना कहीं तीर्थाटन में और पर्यटन में अंतर होता है। श्रद्धालु जहां आएंगे तो पर्यटन तो पहाड़ पर भी हो सकता है, समंदर में भी हो सकता है, हवाई जहाज में भी हो सकता है, पानी की बोट में भी हो सकता है, पर्यटन तो कहीं भी हो जाता है। लेकिन तीर्थाटन जो है वो 3 प्रकार के तीर्थ हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में कहे गए हैं। एक स्थावर तीर्थ होते हैं, एक जंगम तीर्थ होते हैं और आत्म तीर्थ होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ओरछा है इसकी आत्म तीर्थ के रूप में है। ये ऋषियों की तपोस्थली रही है। तो ऋषियों की जो तपोस्थली होती है उसमें आत्म जागरण होता है। इसको विज्ञान की भाषा में कहें तो इसको यूनिवर्स की एनर्जी से जोड़ना हुआ होता है। तो एक प्रकार से ओरछा जो है वो आत्म तीर्थ जैसी स्थिति है। तो वो शब्द तीर्थाटन ही वहां पर लिया जाए, पर्यटन शब्द बदल दिया जाए, ये मेरा थोड़ी सी विनती है। बाकी सरकार के इस काम में बहुत स्वागत है और बहुत प्रशंसा है। मेरा मन बहुत प्रसन्न है जब से मैंने सुना कि ओरछा का विकास होगा। जी ठीक है सर। शैलेश आनंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश आनंद जी, अगर देखें, ना सिर्फ हम ओरछा की बात कर ले, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर फोकस है सरकार का। आज राम राजा लोक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचने जा रहे हैं ओरछा और वहां पर सौगातें भी देंगे और द्वितीय चरण का भूमि पूजन करेंगे। आप कैसे देखते हैं, मोहन सरकार धार्मिक पथ पर है, लगातार जो मंदिर है, जो हमारे मध्य प्रदेश की पहचान है, अगर ओरछा की ही अगर हम बात कर लें तो यहाँ का जो मंदिर है इसकी पहचान बहुत ज्यादा है। बुंदेलखंड को कितना लाभ मिलेगा, आपको क्या लग रहा है? ये जो सरकार के प्रयास हैं,
कितने अच्छे प्रयास आप इसे मानते हैं? प्रदेश का गौरव तो बनेंगे ही, लेकिन पर्यटक भी आकर्षित होंगे मध्य प्रदेश की ओर और मध्य प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको भी पहचान मिलेगी। जी देखिए प्रशंसा जी, सर्वप्रथम तो आदरणीय रमेश शर्मा जी को मैं साधुवाद देता हूँ। मैं विगत 15 सालों से लगातार कहता आया हूँ, किसी भी स्थान के 3 महत्व होते हैं, देशाटन का, पर्यटन का, तीर्थाटन का। देशाटन जब होता है जब एकेडमिक एक्सकर्शंस होते हैं, तीर्थाटन जब होता है जहां पर आस्था का जुड़ाव होता है, पूजा पाठ पद्धति का परंपरा होती है, तो तीर्थाटन है। और वहीं पर जहां मनोरंजन का भाव होता है वो पर्यटन है। तो मैं सदैव से धार्मिक पर्यटन का वर्तमान शासन का इस शब्दावली का खंडन करते आया हूँ कि उचित शब्दावली नहीं है, इसके लिए हमें स्थान नियत करने होंगे। दूसरा विषय, मोहन यादव जी को साधुवाद। देखिएगा, मैं उनको निजी तौर पर उनके मंतव्यों को जानता हूँ और उनके गंतव्यों के प्रति भी संकल्पित अवस्था को मैं समझता हूँ। दुर्भाग्य कहा है हमारे यहाँ का कि हम कई बार आवरण को तो हमारे प्राचीन काल के धार्मिक हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हम आवरणों को तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु अंततोगत्वा हम राजनीति के प्रभाव में आ करके आचरण के अंदर उसको नहीं ला पाते। तो हमें ये देखना होगा कि राम राज्य को हम यदि उकार रहे हैं तो बेहद स्वागत योग्य। ओरछा का जो दिनेश कुमार बाई का जो संकल्प था, उनको वहां लाना, रसोई में बिठाना और परमानेंट उसको स्थापित कर लेना, प्राण प्रतिष्ठित कर देना, निश्चय ही इतिहास का बेहद गौरवमयी क्षण रहा है। परंतु ध्यान रखना होगा, राम राज्य की हम यदि क्रिटिकल एनालिसिस करें, बहुत सूक्ष्मतम अवलोकन करें, तो राम राज्य पूर्णतः कर्तव्य क्रांति का मार्ग था। मैं रिपीट करूंगा, कर्तव्य क्रांति का मार्ग था। वहां पर अधिकारों के लिए किसी ने भी संघर्ष नहीं किया। कैकेयी ने अधिकारों के लिए यदि प्रेशर किया तो उसका परिणाम यह हुआ कि प्रभु श्री राम को सीता माता सहित, लक्ष्मण सहित वनवास जाना पड़ा। उन्होंने कर्तव्य को स्वीकारा, अधिकारों का संघर्ष नहीं किया। तो निरंतर रूप से हमें समझना होगा कि हम प्राच्य व्यवस्थाओं को, जो कि शुभ है, बेहद स्वर्णिम है, उन व्यवस्थाओं को यदि हम लेकर के आ रहे हैं तो हमारे आचरण में, हमारी नीतियों में भी कर्तव्य का बोध हो, ये कर्तव्य क्रांति का युग हो। मैं निरंतर रूप से कह रहा था कि भाई ये रिलीजन का एक तरह का रिनेसेंस का पीरियड है। रिनेसेंस मैंने इसलिए नहीं कहा कि इस युग के अंदर धर्म की स्थापना हो रही है। धर्म का विकृत रूप भी सर्वाधिक इसी युग के अंदर निकल करके आ रहा है, जो कि आवरणात्मक है, परंतु वो लोगों को सोचने पर बाध्य कर रहा है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये समझिएगा तो लोगों के अंदर वास्तविक चिंतन का एक बिंदु मिलेगा, एक विषय वस्तु मिलेगी। वो विषय वस्तु ये मिलेगी कि राम राज्य को कहा गया, कृष्ण की नीतियों को, कृष्ण को राजा बनाने वाला सलाहकार कहा गया, किंतु कृष्ण राज्य के उदाहरणों के ऊपर कभी भी व्याख्यान नहीं हुआ, आख्यान नहीं हुआ। राम राज्य की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसके अंदर कर्तव्य का बोध होने के कारण, मर्यादा का बोध होने के कारण उस राज्य की प्रशंसा हम सदैव से करते आए। अब मोहन जी को तो ये चाहिए कि इन विषयों के ऊपर एक पैनल बनाए, जो कि बनाने में अक्षम रहे सदैव से, जो कि विषय वस्तु के विशेषज्ञों की हो। स्मार्ट सिटी से लेकर के तो कुंभ हो, चीरत हो, चाहे वो इस प्रकार के लोग उसके अंदर उन्हें चाहिए कि वो इस प्रकार के सलाहकारों को नियुक्त करे जो विषय के विशेषज्ञ हो, न कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक के। तो निश्चय ही स्वागत योग्य है और आगे और अपेक्षा है मेरी। ठीक है, डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेशपुरी महाराज जी, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोने का काम मोहन सरकार कर रही है। ओरछा में भव्य राम राजा लोक बनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे जो है मान्यता और पहचान बढ़ेगी। राम राजा लोक बनने से हम देख ही रहे हैं उज्जैन में महाकाल लोक बनने से कितना फायदा धर्मनगरी उज्जैन को हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश को हुआ है। सरकार की ये जो कदम है कैसे देखते हैं आप, और क्या लगता है आपको कि कितना फायदा धार्मिक तौर पर और मध्य प्रदेश को ओवरऑल इससे मिलेगा? जी, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इस कदम से शासन को भी फायदा होगा और विशेष करके समाज को फायदा होगा। धार्मिक जगत में एक नए प्रकार की क्रांति भाजपा शासन में आई है। चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हम अपने प्रदेश सरकार की बात करें। शिवराज सिंह जी ने भी जितने लोग बनाए थे मध्य प्रदेश में, वो सारे के सारे स्थल आज हम देख रहे हैं
तो वहाँ भीड़ लगी हुई है। और महाकाल लोक का उदाहरण आप दे ही रही हैं, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। जहाँ आज से पहले यानी महाकाल लोक बनने से पहले महाकाल में 10-15 हजार लोग आते थे, अब वहाँ 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख लोग भी आते हैं रोजाने। तो ये स्थिति महाकाल लोक बनने के बाद हुई है। तो ऐसे ही अगर राम राजा लोक भी अगर बन रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसको बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से लेता हूँ। और निश्चित रूप से वहाँ भी पूरे देश और विदेशों से भक्तों का तांता लगा रहेगा और इससे अनेक प्रकार के रोजगार भी लोगों को मिलते हैं। जब भीड़ जहाँ आती है तो वहाँ अनेक प्रकार के रोजगार सृजित करती है, जैसा कि हम यहाँ भी देख रहे हैं वहाँ भी होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ उनका विकास होना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वहाँ आए, दर्शन करें। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जरूर पीछे निकल करके आ रही है, भी पूज्य स्वामी शैलेशानंद जी महाराज भी कह रहे थे, उससे पहले शर्मा जी ने भी बात कही थी कि एक बारीक जो अंतर है, बारीक तो नहीं है लेकिन आम लोग शायद इसको बारीक मानते होंगे कि पर्यटन में और धार्मिक स्थल में इसमें थोड़ा अंतर होता है तीर्थ में। तो इन तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल न बनाया जाए, ये बात जरूर ध्यान रखने की है, क्योंकि अगर ये अंतर मिट जाएगा तो मुझे लगता है इससे धर्म को फिर बड़ी कहानी भी होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो हम धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल के दृष्टिकोण से ही विकसित करें और हमारा वो जो आस्था का भाव है, पूज्य भाव है उनके प्रति, वो बना रहना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें पर्यटन वाला भाव अगर धार्मिक स्थल पर बन जाएगा तो निश्चित रूप से धर्म स्थल को भी हानि होगी और जो व्यक्ति वहाँ धार्मिक लाभ लेने के लिए आ रहा है वह भी कहीं न कहीं भ्रम में रह जाएगा, उसको धार्मिक लाभ उसका प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए धर्म स्थलों का विकास धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर ही हो और उसको धार्मिक दृष्टिकोण से ही लोग माने भी, ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य है। ठीक है रमेश सर, अगर ओरछा की हम बात करें, वैसे तो ओरछा को पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ओरछा को हम देख रहे हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास लगातार सरकार कर रही है। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आपको लग रहा है कि राम राजा लोक जब पूरा बन जाएगा, इसका जो टारगेट रखा गया है सरकार की ओर से, उसके बाद प्रदेश का गौरव भी बढ़ेगा और ये जो कोशिश है सरकार की कि यूनेस्को की सूची में शामिल हो, ये भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी? नहीं, निश्चित रूप से उसका जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं विश्व धरोहर के रूप में वो सूची में ओरछा आएगा। और चूंकि इससे पहले जो विश्व धरोहर की सूची बनवाने के जो लोग भी रहे हैं सरकारों में, उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। तो उन्होंने कहीं किसी मुर्दाघर को विश्व धरोहर बनवाया, कहीं किसी को विश्व धरोहर बनवाया। तो उन पवित्र स्थलों को जो कहीं ना कहीं गौरव के प्रतीक स्थल हैं, उनको उन्होंने कम जोड़ा। अब चूंकि समय का बदलाव आया है, समय के बदलाव में लोग मुर्दाघर के बजाय मंदिर भाई ताजमहल मुर्दाघर ही तो है, वहां पर 2 लाशें ही तो गड़ी हुई हैं, और क्या धरा है उसमें। तो कुल मिलाकर के अब मंदिरों की तरफ, धार्मिक स्थलों की तरफ, आध्यात्म की तरफ कहीं ना कहीं रुझान आया है, लोक रुचि भी बढ़ी है। तो ओरछा का इससे महत्व बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो स्वामी जी शैलन जी ने भी कही, अवधेशानंद जी ने भी कही कि कहीं ना कहीं समाज के निर्माण का भी, इन नगरियों को पवित्र नगरी घोषित होने चाहिए। कहीं कहीं उसमें मांस बिक्री भी दूर रहे, उसमें शराब बिक्री भी दूर रहे। पर्यटक के रूप में, पर्यटन के रूप में आएंगे तो ठीक है कि बाजार में नहीं मिलेगी, लेकिन होटल में तो मिलेगी। लेकिन जो पवित्र नगर हैं, जैसे ओरछा पवित्र नगर है, उज्जैन पवित्र नगर है, ओंकारेश्वर पवित्र नगर है, अपना सलकनपुर हो सकता है और मैहर हो सकता है, इन सारे पवित्र स्थलों को पवित्र नगर के रूप में घोषित करके ये जितने भी तामसी भोजन और तामसी पेय हैं, इन पर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सबसे पहले स्वामी शैलेशानंद जी ने कहा कि राम राजा केवल आरती उतारने के, पूजने के तो हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन जिस आदर्श के लिए है कि कुटुंब परंपरा के लिए कितना कष्ट उठाना है, पर्यावरण के लिए कैसा करना है, मित्र के साथ व्यवहार कैसा करना है, शत्रु के साथ व्यवहार कैसा करना है, किस प्रकार संरक्षण किया जा सकता है समाज के प्रत्येक वर्ग को, ये जो अवधि चल रही है, ये राम जी की विजयदशमी के बाद के दीपावली का ये जो 20 दिन में है, आप सोचिए कि दशहरे को रावण को मार लिया था उन्होंने, अगले दिन विभीषण ने किया सारे लोगों का अंतिम संस्कार, उसके ठीक अगले दिन उन्होंने पुष्पक विमान और सारी भेंट लाकर दे दी थी। राम जी चाहते तो कुछ मिनटों में ही अयोध्या आ जाते,
लेकिन उन्होंने पूरे 18 दिन रास्ते में लगाए और वो उन सारे स्थानों पर गए, निषाद के यहाँ भी गए, किरात के यहाँ भी गए, केबट से भी मिले, उस सारे संत आश्रमों में मिले और सबके प्रतिनिधियों को लेकर के आए। तो संपूर्ण राष्ट्र को और संपूर्ण समाज को जो एक सूत्र में बांधने का काम राम जी ने किया है। मैं समझता हूँ राम राजा लोक के साथ, वो उसकी भव्यता के साथ राम जी के जीवन का और आदर्श का, मर्यादा का, कर्तव्य निष्ठा का जो संदेश होना चाहिए, इसकी भी कहीं ना कहीं कथा कहानियां हो, इसके वीडियो बने, जिसके प्रवचन शुरू हो, कुछ ना कुछ समाज के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। ओरछा इसका एक बड़ा केंद्र बन सकता है। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। शैलेश आनंद गिरी जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रमेश सर जो बात कह रहे हैं? एक बात ये भी है कि सरकार हम देख रहे हैं प्रयास तो कर रही है, हर जिले में गीता भवन जो बनाए जा रहे हैं, और ये भी हम देख रहे हैं कि युवाओं तक और जन जन तक जो है हमारी क्या धार्मिक मान्यताएं रही है, युवा जो है श्री कृष्ण की क्या लीलाएं रही है, क्या भगवान के आदर्श इसको जान सके, इसके लिए भी हम देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज में जो है अगर कोई गीता पढ़ना चाहता है अपनी स्वेच्छा अनुसार, तो उस ओर भी सरकार बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि युवाओं तक भी अगर हमें अपनी क्या मान्यताएं रही हैं, धार्मिक मान्यताएं, ये पहुंचाने की ज़रूरत कितनी आप महसूस करते हैं? और जो ये सरकार प्रयास कर रही है गीता भवन की, जो मैंने बात अभी कही, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे प्रयास स्वागत योग्य है, गीता भवन के हों या जितने देव लोगों के। मेरा शुरू से कहना रहा, अभी हम बात कर रहे थे कुछ वर्षों से, लगातार कुछ महीनों से जेनजी की। जेनजी यानी डिजिटल युग के अंदर पैदा होने वाला जो युवा है ना, वो इतना लॉजिकल है कि वो कथाओं के माध्यम से नहीं समझने वाला। वो युग गया कि हम कथाओं के माध्यम से उसको समझा पाएंगे, हमें उसे प्रायोगिक रूप से समझाना आवश्यक है। अब वो प्रायोगिकता कैसे आएगी? वो प्रायोगिकता आने का तरीका होगा कि हम उसके अंदर उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उपलब्ध कराएं, तार्किक दृष्टिकोण भी उपलब्ध कराएं। जैसे गीता की आपने बात करी प्रशंसा जी, गीता का मैनेजमेंट के अंदर बेहद व्यापक उपयोग है, युद्ध नीति के अंदर बेहद व्यापक उपयोग है। हमारे जो व्याख्यान होते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, उसके अंदर हम बताते हैं कि हायर मैनेजरियल वैल्यूज को अचीव करने के लिए गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार के उद्देश्य दिए। भगवत कथा हो या भागवत कथा हो, युधिष्ठिर से संवाद हो या कृष्ण से संवाद हो, दोनों के अंदर जो एक बहुत व्यापक चिंतन है, उस चिंतन को हमें आज के इस तारतम्य में, यानी देश काल परिस्थिति के अनुरूप ग्रंथों की भी व्याख्या बदलती है। उनका भी एक प्रकार का व्याख्या जो है वो समान रहे, किंतु उसका अर्थ जो है वो टीका सहित, संदर्भ सहित उसकी प्रस्तुति होती है। तो शासन ने शुभारंभ कर दिया है। मैंने शुभारंभ में आपको कहा पहले वक्तव्य में कि आपको ये चाहिए, आपके शासन को ये चाहिए जो निस्वार्थ रूप से धर्म के अंदर निर्लिप्त हैं, उन लोगों की आपको सुझाव लेने चाहिए। आप बनाते हैं यदि धर्मस्व विभाग, उसके अंदर किसी नेता को आप नियुक्ति कर देते हैं, कर दीजिए, उसको कोऑर्डिनेटर रहने दीजिए, किंतु जो समिति बनती है वो समिति जो होनी चाहिए उस विषय के विशेषज्ञों की होनी चाहिए। दूसरा विषय, हमने धर्म के आधार पर ही अयोध्या नगरी यानी श्रीपुर नगरी, द्वारका नगरी, इन सबका जो वास्तु था उसके आधार पर ही हमने चिंतन करा था स्मार्ट सिटी का। अब स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस तो विलुप्त हो गई, तो पड़ोस का पानी, पड़ोस की बिजली, पड़ोस की सड़क, स्मार्टनेस को हमें यदि समझना है तो ग्रंथों के उन ग्रंथकारों को, उन व्याख्याताओं को, उन जानकारों को आपको बैठाना होगा, गहन चिंतन करना होगा, तत्पश्चात कोई नीति बनानी पड़ेगी। आपकी मंशा पे कोई संदेह नहीं, किसी भी सत्ता की, केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी भी सत्ता की मंशा पे मुझे कोई भी किंचित मात्र संदेह नहीं है, किंतु क्रियान्वयन के ऊपर 99% संदेह है। वो इसलिए कि उसकी योग्यता के अनुरूप उसका क्रियान्वयन कदापि नहीं होता। तो हमें चाहिए कि शासन यदि नहीं बना रहा है तो उसको भी हम अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं शैलेश आनंद गिरी जी जो बात कह रहे हैं कि एक आप भले ही तमाम आपकी जो मंशाएं हैं, लेकिन साधु संतों को भी आप बिठाइए और जो विशेषज्ञ हैं उनको आप बिठाइए, उनसे राय लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। हाँ, तो बिल्कुल पूरी बात सही है। 100% समर्थन करता हूँ इस चीज का, क्योंकि देखिए जब तक कोई विषय का जानकार सामने नहीं आया, तो उसका विशेषज्ञ सामने नहीं आया,
तब तक एक अनुभवी व्यक्ति को आप वहाँ बिठा भी देंगे या उसके द्वारा कुछ कराना चाहेंगे, तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम कुछ नया चाहते हैं तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति अथवा उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि उनकी दृष्टि शोधपूर्ण हो, उनकी दृष्टि में व्यावहारिकता हो और उनकी दृष्टि में बहुत ही गंभीरता भी हो, क्योंकि धर्म का विषय है वो बहुत गंभीर विषय है, बहुत बारीक विषय है। जैसा कि विकास तो खूब हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास हो रहा है, भौतिक विकास हो रहा है, लेकिन ये जो धर्म स्थल है इनमें भौतिक विकास के साथ साथ जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो भी फॉलो होना चाहिए। अब राम राजा की जब बात आती है तो भगवान राम की याद आते हैं। ध्यान से देखा जाए तो साधु संतों की भी मौजूदगी रहे, उनके साथ अगर बैठक होगी तो बेहतर तरीके से और जो सरकार की मंशा है उसको पूरा किया जा सकता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद रमेश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही अवधेशपुरी महाराज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही शैलेश आनंद गिरी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मोहन सरकार धर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है। ओरछा में राम राजा लोक के द्वितीय चरण का भूमि पूजन आज सरकार करने जा रही है और कई बड़ी सौगातें दी जाएगी। कोशिश यही है सरकार की जो धार्मिक मान्यता है उसको बढ़ावा मिले, इसके साथ ही विरासत से विकास की ओर आगे बढ़ते हुए जितने भी मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं उनको विकसित करने का काम लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मंशा ये भी है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और मध्य प्रदेश का गौरव यूं ही बढ़ता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।